हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, वैसे आज हम जूम पे क्लास लेने वाले थे, लेकिन इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण आज जूम पे क्लास नहीं होगी। हम यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम सर्किट सोल्व करना सीख चुके थे, जिसमें यदि एक इंडक्टर लगा हुआ है तो उस सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करेंगे, इंडक्टर को एक रजिस्टर के साथ यदि लगा दिया जाए सर्किट में और बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें धीरे धीरे जो करंट बिल्डअप होता है तो वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है करंट, उसके बारे में बात करनी है। जैसे देखो, हमने एक आरसी सर्किट पढ़ा था, रजिस्टेंस और कैपेसिटर को एक साथ लगाया था। ऐसे ही हम इंडक्टर और एक रजिस्टेंस को बैटरी से चार्ज करते हैं। देखते हैं करंट के टाइम के साथ क्या इक्वेशन निकल के आती है। तो देखो, ये है एलआर सर्किट। वो आरसी सर्किट था, ये एलआर सर्किट है। एक सर्किट लेते हैं एट t इक्वल टू 0। देखो, ये एक इंडक्टर है। इस इंडक्टर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम एक सर्किट में लगा रखे हैं और ये बैटरी कनेक्टेड है। ऐसा सर्किट, रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है। t इक्वल टू 0 पे जस्ट सर्किट को बंद किया है, बैटरी का EMF E है। अब देखो, एट t इक्वल टू t, किसी टाइम t की यदि बात करें, किसी टाइम t पर इसमें कुछ करंट आ चुका होगा। हमने कहा ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस और ये सेल लगा रखा है। इसमें सर्किट में I करंट फ्लो करना स्टार्ट हो चुका है। इंडक्टेंस L है, रेजिस्टेंस R है, EMF E है। इस सर्किट में हम KVL लगाते हैं। तो देखो, मुझे पता है एक इंडक्टर में यदि I करंट फ्लो कर रहा है और रेट ऑफ चेंज जो करंट है वो di/dt है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा प्लस माइनस। इधर से करंट एंटर कर रहा है, उधर प्लस, दूसरी तरफ माइनस। क्योंकि मुझे नहीं पता, मान लो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैंने हमेशा बताया है कि जैसे रेजिस्टेंस कर लेते हैं ऐसे ही इंडक्टर कर लेंगे, इधर प्लस इधर माइनस। di/dt अपने आप डिसाइड कर लेगा, पॉजिटिव होगा तो यही साइन रहेंगे और di/dt निगेटिव हो गया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा L di/dt और रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्लस माइनस I इंटू R। तो इसमें KVL लगाते हैं, अप्लाई KVL। तो देखो, यहां से शुरू करते हैं तो यहां से इधर जाएंगे तो E प्लस साइन के साथ आएगा और ये आएगा माइनस L di/dt माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया E माइनस I इंटू R इज इक्वल टू L di/dt। अब देखो, यहां से I के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और टाइम के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। देखो, ध्यान रखना, जब करंट के टर्म को एक तरफ करना चाहें तो I इंटू R को इधर प्लस में मत ले आना, अदरवाइज टाइम को अलग नहीं कर पाओगे। ये हम पहले भी देख चुके हैं, आरसी सर्किट में भी सेम ऐसी इक्वेशन बनी थी। तो देखो, इस पूरी टर्म को DI के नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा DI अपॉन E माइनस I इंटू R इज इक्वल टू, ये इधर dt और L डिवाइड में जाएगा, dt अपॉन L, ये बन जाएगा। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे लिमिट की बात करें तो 0 से किसी टाइम t तक इंटीग्रेशन करेंगे। t इक्वल टू 0 पर करंट जो है इनिशियली 0 था, क्योंकि जैसे हमने सर्किट को कनेक्ट किया, इस सर्किट में करंट क्या था, 0। किसी टाइम t पर मैंने कहा सपोज इसमें I करंट आ चुका है। अब देखो, ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं ये 1/x की तरह इंटीग्रेशन होता है, जो कि ln x आता है, लेकिन x की जगह यहाँ पूरा क्या है, e माइनस आई आर है। तो ये बन जाएगा log बेस e ln e माइनस आई इंटू आर। लिमिट लग जाएगी 0 से I तक, लेकिन जो I का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो, I का कोफिशिएंट है माइनस आर, तो माइनस आर से यहाँ डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू ये dt का बन जाएगा t अपॉन L।
माइनस आर को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा ln, लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा ln, एक बार i रखेंगे एक बार 0, तो log a माइनस log b की टर्म बन जाएंगी और log a माइनस log b को लिख दूंगा log a अपॉन b, तो ये बन जाएगा ln, एक बार i रखूंगा तो e माइनस आई आर अपॉन, जब i को 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल। लोग को इधर लेके आएंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो यहां से i आ जाएगा e अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। इस r को हम नीचे लेके आ गए l के। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं i इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आई नोट है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट जो कि होगा आई नोट इज इक्वल टू ई अपॉन आर। और बात करें तो ये है टाइम कांस्टेंट, तो होता है एल बाई आर, तो होता है एल बाई आर। याद करो आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या निकल के आया था, आर इंटू सी। यहां टाइम कांस्टेंट क्या निकल के आया, एल अपॉन आर। इस टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेकंड में आएगी, तो सेकंड सेकंड कैंसिल होकर के ये डायमेंशनलेस बन जाएगा ई की पावर में। ये जो माइनस टी बाई टो लिखा हुआ है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, यदि टी इक्वल टू जीरो पे बात करें तो यहां जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो जो कि हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है बेटा। तो यह आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 0 पर जो करंट है वो हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब इस सर्किट से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये सर्किट जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो एट t इक्वल टू 0 सर्किट बिहेव लाइक ओपन सर्किट। t इक्वल टू 0 पर सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। मतलब ये जैसे इंडक्टर जो है इसको सिंपल ऐसे रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट। एक इंडक्टर t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट बन जाएगा। याद करो आरसी सर्किट में t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर क्या होता था, शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये क्या होता है ओपन सर्किट, कुछ अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। वहां कैपेसिटर को जो अनचार्ज कैपेसिटर होता था उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते थे, लेकिन यहां इंडक्टर t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट हो जाएगा। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इंडक्टर है बेटा देखो इंडक्टेंस होता ही क्या है, वो अपोज करता है फ्लक्स में चेंज का, मतलब ये हमेशा चेंज का अपोज करेगा। जैसे एक इंडक्टर इनिशियली रखा हुआ था उसमें कोई करंट नहीं था, तो वो इंडक्टर हमेशा यही चाहेगा कि इसमें कोई करंट ना रहे, क्योंकि उसमें इनिशियली कोई करंट नहीं है। जैसे ही हम करंट देने की कोशिश करेंगे वो इसका अपोज करेगा। इसीलिए t इक्वल टू 0 पर देखो ये कोशिश कर रहा है कि करंट ना हो, इसलिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी बात करते हैं एट t इक्वल टू इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट। यदि स्टेडी स्टेट की बात करें तो देखो I जो है दैट विल बी इक्वल टू, देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है बेटा 0, तो ये हो जाएगा आई नोट के इक्वल, और आई नोट है e अपॉन आर, तो I आ जाएगा e अपॉन आर मैक्सिमम करंट।
मतलब स्टेडी स्टेट पे इस सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। देखो बेटा, यदि हम बात करें सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, तो सोचो इस सर्किट में E अपॉन आर करंट फ्लो करे। इसके लिए सिंपल सी बात है कि यदि ये इंडक्टर नहीं होता तो भी ये कैसे बिहेव, जो करंट है वो E अपॉन आर होता। एक आर और एक बैटरी है, तो सिंपल सी बात है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा। इसका मतलब स्टेडी स्टेट पे जो ये इंडक्टर है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सर्किट में है ही नहीं, क्योंकि करंट जो है वो सैचुरेट हो चुका है E अपॉन आर पर और इंडक्टर का काम खत्म हो गया। तो सो एट स्टेडी स्टेट एन इंडक्टर behave like a short circuit। स्टेडी स्टेट पे जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो बेटा, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। यदि मैं करंट का टाइम के साथ एक ग्राफ बनाना चाहूं, आई का टी के साथ ग्राफ, तो देखो इस वाले कर्व का ग्राफ बनाना मैंने आरसी सर्किट में भी बताया था। ये एक ऐसा ग्राफ है आई टी ग्राफ जिसमें इनिशियली जो करंट है वो 0 है और फाइनली एक फिक्स वैल्यू की तरफ, कांस्टेंट की तरफ जाती जा रही है जो कि है E अपॉन आर के इक्वल। तो ये जो ग्राफ है बेटा ऐसा आता है, आरसी सर्किट में भी देखा था, और ये इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है E अपॉन आर। ठीक है, सैचुरेशन हो जाएगा, यहां पे सैचुरेट हो गई यहां पे जाके। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट एक कांस्टेंट E बाई आर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे करंट कांस्टेंट होती चली जाएगी वैसे वैसे इंडक्टर का काम खत्म हो जाएगा। इंडक्टर सिर्फ बेटा करंट के चेंज का अपोज करता है। जब करंट ही सैचुरेट होने चली है तो मतलब चेंज ही नहीं हो रही है, और जब चेंज नहीं हो रही है करंट, इसका मतलब वो इंडक्टर जो है वो अब कोई अपोज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि सैचुरेट हो जाए, एक फिक्स वैल्यू हो जाए। इसीलिए देखो स्टेडी स्टेट पे ये शॉर्ट सर्किट बन गया, मतलब इंडक्टर सर्किट में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आ गया इसका ग्राफ। यदि हम कुछ अलग अलग वैल्यूज के लिए बात करें, जैसे हम बात करते हैं हाफ लाइफ या हाफ टाइम, टाइम टेकन इन हाफ ग्रोथ ऑफ करंट, ये जो पढ़ रहे हैं बेटा देखो इसमें करंट जो है लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसलिए इसको मैं ऐसा भी पढ़ता हूं ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। जैसे वहां हम कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करते थे, यहां हम ग्रोथ ऑफ करंट की बात करते हैं क्योंकि करंट का ग्रोथ हो रही है। अब देखो यदि हम हाफ करंट की बात करें कि मैक्सिमम का हाफ करंट हो जाए हाफ टाइम में, मतलब I जो है दैट विल बी इक्वल टू आई नोट बाई 2, मतलब जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट का हाफ हो जाए। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी आई नोट, करंट क्या आया था आई नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर टी बाई टो, इसको आई नोट बाई 2 के इक्वल कर दो। तो यहां से देखो टाइम निकालते हैं, तो देखो आई नोट कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करके टाइम निकालोगे तो वही आएगा जो वहां आरसी सर्किट में आया था टो ln2। टाइम कितना आएगा टो ln2, ये हाफ लाइफ होगी क्योंकि इस करंट को हाफ होने में इतना टाइम लगेगा। ये है बेटा, ये टाइम कांस्टेंट हो गया टो ln2, तो ये टाइम हो गया टो ln2 और ये हो गया E बाई 2R। यदि हम एक टाइम कांस्टेंट ln2 की वैल्यू होती है 0.69 के आसपास, जो कि इसका मतलब ये टाइम जो है ये टाइम कांस्टेंट से कम है, तो टाइम कांस्टेंट यहां कहीं आएगा टो, और इतने टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाएगा 0.63 E बाई आर। मुझे पता है कि एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है, या फिर यहां पे बोलेंगे 63% करंट की ग्रोथ हो जाती है, तो ये 63 हो जाएगा मैक्सिमम का। ये आ गया बेटा। इसके अलावा देखो यदि हम बात करें कि एक इंडक्टर के अक्रॉस किसी टाइम t पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात है इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है L di बाई dt। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर,
यदि इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इंडक्टर विल बी इक्वल टू L di बाई डी टी। तो यह आ जाएगा V इंडक्टर इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन बेटा, तो जो आई नोट है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, या मैं आई नोट को लिख देता हूं E बाई आर, और बेटा इसका डिफ्रेंसिएशन देखो 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस e की पावर का एज इट इज रह जाएगी e की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर इंटू जो पावर में है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो ये आएगा माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 अपॉन एल बाई आर, तो आर बाई एल आ जाएगा। तो ध्यान से देखो r से r कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, तो वी एल जो आएगा वो आ जाएगा e इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। ये इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, E इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टो के इक्वल। यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू E के इक्वल होगी और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ बनाओगे V अक्रॉस इंडक्टर का टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा होगा। इसकी यहां वैल्यू होगी E के इक्वल और ये कम होता जाएगा, और एक टाइम कांस्टेंट में ये 63% खत्म हो जाएगा, मतलब 37% बचेगा, और हाफ टाइम जो होगा वो टाउ ln2 का होगा, और इसमें ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 e या e/2 बोल सकता हूं इसको। ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? अब देखो इसके आगे और भी बातें करेंगे हम, एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, हीट लॉस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पूरा नोट करो। देखो इसको अभी तक जो हमने किया है, इक्वेशन जो आई है ये कुछ वैसी है जैसे आरसी सर्किट में आई है, तो पूरा मेरे को ऐसे डिटेल में उसको वापस से बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसी चीजें हम आरसी सर्किट में अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट करो बेटा, लिख लिया होगा बेटा? स्क्रीन को पॉज करके नोट करना था, लिख लिया होगा? मिटा देता हूं। तो देखो बेटा ऐसे जो प्रॉब्लम है सेम कैपेसिटर वाली चीजें हैं, और वो ही रिजल्ट भी वैसे ही आ रहे हैं लगभग। तो इंडक्टर को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसी प्रॉब्लम तुम अब सोल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गया बेटा करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अब हम आगे बात करेंगे एनर्जी स्टोर की। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर की बात करें तो हमें बताया U इंडक्टर जो होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब यदि टाइम के साथ करंट चेंज कर रहा होगा तो टाइम के साथ एनर्जी स्टोर भी चेंज हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, एल तो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आई टाइम के फंक्शन में हम निकाल चुके हैं। तो यू एल इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू का स्क्वायर। याद करो कैपेसिटर के केस में भी हाफ सी वी स्क्वायर कुछ ऐसा ही आया था और ये ही टर्म बनी थी, और इस टर्म के लिए हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था और वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था बेटा, यूएल का टी के साथ ग्राफ। देखो बेटा ऐसा कुछ ग्राफ था और स्टेडी स्टेट हो गई थी यहां पे वैल्यू, और ये हाफ एल आई नोट स्क्वायर, आई नोट हो जाएगा ई बाई आर, तो हाफ एल आई नोट स्क्वायर की तरफ सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो पहले रेट इसकी एनर्जी स्टोर की कम थी लेकिन बढ़ी और फिर वापस से कम हो गई, डी आई बाई डी टी खत्म हो गया, एनर्जी स्टोर रेट कम हो गई वापस से। और ये जो मैक्सिमम जो टाइम आता है बेटा याद करो वहां भी हमने निकाला था, और कैसे निकाला था बताओ? इसको सोल्व करने के लिए हमने कहा था कि ये जो डी यू अपॉन डी टी जो है रेट ऑफ एनर्जी स्टोर,
रेट ऑफ एनर्जी स्टोर बताता है इसका स्लोप, और इसका स्लोप मैक्सिमम यहां है बेटा। पहले भी स्लोप जीरो से बढ़ता हुआ यहां मैक्सिमम तक आया, और मैक्सिमम से घटता हुआ वापस जीरो की तरफ आया। तो यहां पे जाके जो रेट है वो एनर्जी स्टोर की रेट जो है वो मैक्सिमम हो गई। यदि चाहो तो सोल्व कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर। ध्यान रखना मैंने वहां भी ये चीज बताई थी कि एनर्जी स्टोर की रेट मैक्सिमम है, ना कि एनर्जी स्टोर मैक्सिमम है। एनर्जी स्टोर मैक्सिमम इंफिनिटी पे होगी जब ये हाफ Li0 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसकी जो रेट है, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है, वो मैक्सिमम ln2 टाइम पे आई थी। यदि फिर से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ln2 टाइम पे क्या होता है बेटा, जो dUL/dt जो है ये तो होना चाहिए जीरो। इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे उसको जीरो के इक्वल कर देना। वहां पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो डबल डिफरेंशिएशन बेटा देखो मैक्सिमा की कंडीशन होगी कि वो लेस देन जीरो आना चाहिए उस पॉइंट पे जहां पे ये हम निकाल रहे हैं। तो ये जो टाइम आएगा ln2, यहाँ पे इसकी जो रेट है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर होगी, ना कि मैक्सिमम एनर्जी। और ln2 टाइम पे जो करंट है वो I0/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगी। तो U मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगी। U मैक्सिमम हाफ Li0 स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बेटा? देखो कैपेसिटर में और इंडक्टर में जो इक्वेशन में जो डिफरेंस आता है वो है हीट लॉस का। हीट लॉस इन रजिस्टर। रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस है बेटा उसका डिफरेंस है। वो कैसे? देखो मुझे पता है हीट लॉस जो है वो इक्वल होगा I²R, तो पावर है, और इसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से इंफिनिटी तक, तो ये हीट लॉस आएगी। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी, आई आ जाएगा E²/R², 1 माइनस e की पावर माइनस t/2 का स्क्वायर इंटू R इंटू dt। ये इंटीग्रेशन बनेगा बेटा। इसका स्क्वायर ओपन करके पूरा इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना पड़ेगा जीरो से इंफिनिटी, और ये सोल्व करोगे तो ये आएगा इंफिनिटी। मतलब हीट लॉस जो है इंफिनिटी होगी। ऐसा कारण क्या है? देखो एक्चुअल में कैपेसिटर के, देखो हीट लॉस हो रही है रजिस्टर में, रेजिस्टेंस के अंदर हीट लॉस हो रही है। रेजिस्टेंस के अंदर हीट लॉस जो है वो करंट पे डिपेंड करती है। करंट जितने टाइम तक ज्यादा रहेगा उतने टाइम तक हीट लॉस भी ज्यादा होगी, और करंट बहुत कम समय के लिए ज्यादा रहे और तुरंत जीरो की तरफ चला जाए तो हीट लॉस भी क्या होगी? कम। इंडक्टर के केस में देखो, इंडक्टर के केस में इनिशियली जो करंट है t=0 पर जो करंट है वो जीरो था और बढ़ता जा रहा है इंफिनिटी पे जाके बहुत लंबे टाइम तक करंट की वैल्यू हाई है। इसका मतलब बहुत लंबे टाइम तक करंट हाई रहेगा तो हीट लॉस तो ऑब्वियसली ज्यादा होना ही होना है। लेकिन कैपेसिटर वाले केस में क्या था, इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है और डिके होता है, वहां पे करंट घटता चला जाता है और फाइनली करंट क्या हो जाता है? जीरो। मतलब एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए करंट की वैल्यू हाई होती है और ज्यादातर टाइम पे करंट की वैल्यू लो होते होते जीरो की तरफ चली जाती है। तो हीट लॉस एक फाइनाइट वैल्यू आ गई थी जो कि हाफ CV² के इक्वल ही आया था। लेकिन यहां हाफ Li² एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन हीट लॉस जो है वो इंफिनिटी है। यहां एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इस केस में हीट लॉस इंफिनिटी आएगा, ना कि हाफ Li² के इक्वल। ठीक है बेटा, उसका कारण भी समझ में आया होगा कि यहां करंट ज्यादातर टाइम तक ज्यादा करंट है तो हीट लॉस ऑब्वियसली बात है ज्यादा होना ही होना है। इसके अलावा जो है बेटा बस देखो छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। t=0 पर एक कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, t=0 पर एक कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन t=0 पर एक इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता था, लेकिन स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है। बाकी सर्किट
वैसे ही सोल्व करने हैं जैसे कैपेसिटर के केस में किए थे। क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज ये बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, यहां एक इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, 2R R R E L। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे सर्किट को हम बंद कर रहे हैं। इनिशियली कोई करंट नहीं था। पूछा है फाइंड, पहला पार्ट पूछा है फाइंड। देखो इसने कुछ बात कही है, ये करंट है I, ये करंट है I1, ये है I2, नाम दे दिया इसने। पूछा है फाइंड I1 एंड I2 एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर तीनों करंट निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर जो है जिसमें पहले से कोई करंट नहीं है, ध्यान रखना, इंडक्टर जो जिसमें पहले से कोई करंट नहीं है, t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब जिस ब्रांच में इंडक्टर है उस ब्रांच में अचानक से कभी करंट नहीं आ सकती, या फिर मैं कहूं अचानक से कभी करंट चेंज नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, चेंज नहीं हो सकती। मतलब जो करंट उस ब्रांच में है वो सडन चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडक्टर उसको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, उसका अपोज करने लग जाएगा। तो जिस ब्रांच में इंडक्टर होगा उस ब्रांच में करंट चेंज जो है वो धीरे धीरे करेगी, सडनली कभी करंट चेंज नहीं करती है। हाँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सडनली करंट चेंज होता है, क्योंकि इसका सही स्टेटमेंट ये है कि करंट नहीं, फ्लक्स अचानक से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडक्टर जो है वो फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज को अपोज करता है, ना कि करंट का। फ्लक्स सेम रहना चाहिए, मैंने यही है। लेकिन नॉर्मल जैसे इंडक्टर दिखा रखा है उसमें फ्लक्स और करंट मतलब एक ही चीजें बातें होती है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई के इक्वल आता है। लेकिन फाई चेंज नहीं हो सकता, मतलब एल इंटू आई चेंज नहीं हो सकता। यदि इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो फाई चेंज नहीं तो आई चेंज नहीं। इसलिए मैंने दोनों को प्रोपोर्शनल बोला है कि करंट और ये। लेकिन यदि हमने इंडक्टेंस को ही चेंज कर दिया, सोचो एल को ही चेंज कर दिया, तो उस केस में तो आई को भी चेंज करना पड़ेगा ना, ताकि फाई क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, मेनली अपने को फाई को कांस्टेंट रखना है, और फाई होता है एल इंटू आई के इक्वल। यदि किसी प्रॉब्लम में इंडक्टेंस कांस्टेंट है तो अचानक से कभी करंट चेंज नहीं करेगा। यदि किसी प्रॉब्लम में इंडक्टेंस को हमने चेंज किया है तो उस केस में करंट को भी चेंज होना पड़ेगा और फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना। चलो अपन बात करते हैं वापस से। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया, इसमें एक रेजिस्टेंस भी है R, ये भी R है, ये E है और ये है 2R। अब देखो इधर से I आएगा, इधर से I1 और इधर से I2। तो I1 तो ध्यान से देखो 0 हो गया, इसमें से तो कोई करंट नहीं जाएगा। और ये करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे सर्किट को। देखो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। ये दोनों किस में हो जाएंगे, नहीं बेटा पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, तो ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, तो इसको हटा दिया। ये यहां R लगा हुआ है तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं जा सकता। तो मतलब सर्किट ये बच गया। और इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 2R और R सीरीज में है तो 3R हो जाएगा। इट मीन्स I एंड I2 विल बी इक्वल टू E अपॉन 3R। ठीक है। सेकेंड पार्ट पूछा है फाइंड I1 एंड I2 एट t इक्वल टू इंफिनिटी। I1, I2 t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होंगे। तो देखो इंफिनिटी की यदि बात करें तो एट स्टेडी स्टेट पे जो इंडक्टर है वो बन जाएगा बेटा शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो ये सर्किट हमारा ऐसा आ जाएगा। देखो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये R है, ये R E है और ये 2R है। तो यहां इस बार दोनों में करंट जाएगा, ये I इधर से I1 इधर से I2। ध्यान से देखो अब दोनों पैरेलल में हैं, 2R और R दोनों क्या हैं, पैरेलल में। तो 2R और R का इक्विवेलेंट बन जाएगा 2R इंटू R अपॉन 3R, ये बन जाएगा 2/3R। तो टोटल जो करंट होगी ये 2/3R और ये R, तो I जो होगा वो होगा E अपॉन, ये बन गया 2/3R प्लस R, 2/3R प्लस R। इसका मतलब ये बन जाएगा 3 to 5, 3/5 E अपॉन R, 3E अपॉन 5R। ठीक है बेटा, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों है पैरेलल बेटा। तो मुझे पता है I1 अपॉन I2 जो होगा इनके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। I1 बाई I2 आ जाएगा 2R अपॉन R। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने सिखाया था। या फिर हम सीधा भी लिख सकते हैं I1 यदि हमें निकालना है इसका करंट, तो सामने वाले का रेजिस्टेंस 2R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब 2R और R 3R इंटू टोटल करंट 3E अपॉन 5R। ठीक है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा 2E अपॉन 5R और I2 जो है वो E अपॉन 5R आ जाएगा। टोटल बन जाएगा 3E अपॉन 5R। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड। इसने पूछ लिया कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा इस सर्किट का। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द गिवन सर्किट। सिंपल सी बात है, इस सर्किट में इंडक्टर लगा रखा है। देखो मैंने कैपेसिटर के केस में टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए एक मेथड बताया था कि सारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो, या फिर उनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, और इंडक्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वहां पे हम कहते थे टाइम कांस्टेंट बन जाएगा R इंटू सी, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहां पे टाइम कांस्टेंट बन जाएगा L अपॉन R और R की जगह R इक्विवेलेंट रख देंगे। तो देखो शॉर्ट सर्किट all the batteries and find equivalent resistance across inductor। तो देखो सर्किट बन जाएगा, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस बचेगा, इसके अक्रॉस मेरे को निकालना है इंडक्टर के अक्रॉस। एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2R। ये A और ये B, इसके अक्रॉस निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा के रखेंगे, इसको नीचे उठा के रखेंगे, तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। ये B, ये A, ये R, ये 2R और ये R। तो 2R R 2R/3 और प्लस R, तो ये R इक्विवेलेंट जो है RAB ये बन जाएगा 2R/3 प्लस R, तो 5R/3। तो टाइम कांस्टेंट जो है, टाइम कांस्टेंट वो निकल के आ जाएगा L अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा L अपॉन 5R/3। तो ये टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 3L अपॉन 5R। इसके बाद यदि किसी टाइम t पर करंट की बात करें कि बताओ किसी टाइम t पर दोनों ब्रांच से क्या क्या करंट फ्लो करेगा, तो उस केस में या इंडक्टर से क्या करंट फ्लो करेगा वो कैसे निकालेंगे। पहले इसको लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख लो बेटा, इसको लिख लिया होगा, थोड़ा सा इधर का मिटा देता हूं।
देखो बेटा, फोर्थ पार्ट पूछा है, फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट t इक्वल टू टी, टाइम के फंक्शन में निकालना है। तो इस बार तो हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये है, मुझे पता है कि इंडक्टर में t इक्वल टू 0 पे करंट 0 था, इन्फिनिटी पे करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट। इन्फिनिटी पे करंट मैं निकाल चुका हूं, देखो यहां स्टेडी स्टेट पे हमने करंट निकाला था जो कि I1 आ गया था 2E/5R, मतलब इसका मैक्सिमम करंट मुझे पता है और मुझे इसका टाइम कांस्टेंट भी पता है। तो सीधा क्या लिख दो, IL इज इक्वल टू I मैक्सिमम इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t/2, क्योंकि मैंने बताया था कि दो ही टाइप की इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन है वो होती है जिसमें t इक्वल टू 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो, दूसरी इक्वेशन वो टाइप की होती है जिसमें t इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो यहां t इक्वल टू 0 पर करंट इंडक्टर से 0 है मुझे पता है, और 0 वाली इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू x नोट 1 माइनस e की पावर माइनस t/τ। x कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो यहां करंट है। तो ये इक्वेशन बनने वाली है। यहां मुझे I मैक्सिमम भी पता है, टाइम कांस्टेंट भी पता है, क्योंकि मैं हर दोनों पार्ट में निकाल चुका हूं। तो सीधा रख सकते हो IL इज इक्वल टू I मैक्सिमम हो जाएगा 2E/5R 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन, तो हो जाएगा 3L/5R। ये तो मेथड 1 हो गया। लेकिन दूसरा मेथड, अब कोई ऐसा भी तो देखो, हमें पता है क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये सारे पार्ट तो पूछेगा नहीं, वो सीधा मान लो यही पूछता है कि बताओ इंडक्टर के थ्रू t इक्वल टू टी पर क्या करंट होगा। तो हम ये सारे पार्ट थोड़ा ना सोल्व करेंगे, इसीलिए हम एक सीधा मेथड क्या करेंगे, हमें पता है कि ये सर्किट है हमारे पास, क्या किसी भी तरीके से ये जो सर्किट था इंडक्टर वाला उसको सिंपल सर्किट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो। तो उसके लिए मैंने थेवेनिन्स थ्योरम बताई थी बेटा। मैंने कहा था कि इंडक्टर के अक्रॉस VTH और उसके अक्रॉस जो RTH उसका इक्विवेलेंट तो हम निकाल चुके हैं, और उसके अक्रॉस अब देखो कैसे सर्किट में चेंज करते हैं। ये एक बैटरी है, एक ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे सर्किट। ये 2R है, ये R है, ये R है, ये E है, ये L है। एक तो थेवेनिन थ्योरम बताई थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो अपने सिलेबस में नहीं है, हमसे नहीं पूछी जाती, उसकी जरूरत नहीं है कि हम करें। तो दूसरा तरीका भी बताया था। ध्यान से देखो, एक यही तो रेजिस्टेंस दिक्कत कर रहा है ना, तो क्यों ना इस ब्रांच को और इस ब्रांच को मिला के एक ब्रांच बना दे। उसका तरीका होता है कि यदि इस ब्रांच में एक बैटरी होती तो मेरा काम बन जाता। वो कैसे, इस ब्रांच में बैटरी और एक रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में बैटरी और एक रेजिस्टेंस, और बैटरी का इक्विवेलेंट मेरे को निकालना आता है पैरेलल का। तो देखो उसके लिए हम एक बैटरी अपने पास से मान लेते हैं। हमने मान लिया कि यहां एक बैटरी है, लेकिन उस बैटरी का जो EMF है वो 0, तो बैटरी नहीं है। हमने माना बैटरी, लेकिन वो बैटरी नहीं है, और EMF तो क्या है उसका 0। तो हम इस सर्किट को एक बैटरी जो इक्विवेलेंट बनेगी और एक रेजिस्टेंस, ये E इक्विवेलेंट आएगा और ये R इक्विवेलेंट आएगा, और ये इंडक्टर सेफ बच जाएगा और ये रेजिस्टेंस सेफ बच जाएगा R। तो काम बन जाएगा या नहीं। E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। E1 है E/R1 है R, E2 है 0, R2 है 2R अपॉन 1/R प्लस 1/2R। तो हमारे पास ये बन जाएगा E/R, और ये बनेगा 1/2R और ये 1/R, तो 2/2R, तो 3/2R बन जाएगी। R से R कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2E/3 आ गया। R इक्विवेलेंट निकालोगे 1/R इक्विवेलेंट, इसको स्मॉल r इक्विवेलेंट लिख देता हूं बेटा,
1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आर इक्वलेंट वही निकल के आएगा 2R और R का 2R/3। तो मतलब ये जो बैटरी है ये तो आ गई 2E/3, 2E/3 आई थी, हाँ, और ये रेजिस्टेंस आ गया 2R/3। तो ये जो सर्किट है सिंपल अब ऐसा बन गया, एक बैटरी, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो 2R/3 और R, तो ये बन जाएगा 5R/3 और ये एक इंडक्टर बन जाएगा। हो गया काम। और EMF इसका 2E/3। इतना हमने सोल्व किया। वैसे करना क्या है, सिर्फ यार इसका इक्विवेलेंट तो निकालना है, हो गया काम। तो देखो इसका यदि मैं I फंक्शन ऑफ टाइम लिखूं तो ये होगा I मैक्सिमम 1 माइनस e की पावर माइनस t/2। तो देखो दोनों चीजें निकलेंगे यहां से सीधा। I मैक्सिमम आएगा 2E/3 डिवाइड बाई 5R/3 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t/2, तो होता है L/R, तो L/R 5R/3। हो गया काम। तो ये बन गया 3 से 3 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 2E/5R 1 माइनस e की पावर माइनस 3L/5R। ये देखो देखो मैच करो, सेम आया है, चाहे जैसे निकाल सकते हैं। और वही मेथड देखो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा LR सर्किट। इसमें और भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कुछ हम, ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए हमें। तब तक के लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।